नमस्ते दोस्तों, मैं यहाँ अराइज से डैट हूँ। आज का वीडियो शॉर्ट हमारे एलएलएम ईवल्स पर 3 भागों की श्रृंखला का पहला भाग। और मैं वास्तव में जो करना चाहता हूँ वह एलएलएम ईवल्स पर एक शैक्षिक पुनरावलोकन है, तो हम कवर करेंगे। आप जानते हैं ये क्या है? एलएलएम अनुप्रयोगों के विकास और उत्पादन में ये कैसे उपयोगी हैं, और जब आप इनका उपयोग कर रहे हों तो आपको वास्तव में क्या जानना चाहिए। तो हमें वास्तव में शुरुआत करने के लिए जब हम स्टैक के बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं हम शायद एक एलएलएम के साथ काम कर रहे हैं, आप शायद रैग कर रहे हैं, शायद एक वेक्टर डेटाबेस, आप एक फ्रेमवर्क के साथ समन्वय कर रहे होंगे, या शायद कुछ कस्टम। लेकिन वास्तव में हम जो कवर करने जा रहे हैं वह शायद अवलोकनशीलता के प्रकार के खिड़की के तहत है। तो हम ईवल्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो मूल्यांकन या एलएलएम इवॉल्व्स ये एक हिस्सा है कि आप पूरे एलएलएम सिस्टम का मूल्यांकन कैसे करते हैं, और इसलिए आपके एलएलएम अनुप्रयोग की सेहत को मापने के कई अलग अलग तरीके हैं। चाहे वह ट्रैकिंग हो, अरे मेरे उपयोगकर्ता का अनुभव कैसा चल रहा है, वह अंगूठा ऊपर अंगूठा नीचे, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, गोल्डन डेटा सेट जैसी चीज़ें, शायद क्यूरेटेड डेटा सेट, यह देखने के लिए कि क्या ये अच्छे और बुरे के उदाहरण हैं। शायद अगर मैं अपने सिस्टम के कुछ हिस्सों को बदल दूं, जैसे कि मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या शायद वह एलएलएम मॉडल जिसे मैं उपयोग कर रहा हूँ, क्या ये तरह के उपयोग के मामले हैं, या आप जानते हैं आप इन्हें परीक्षण या उदाहरण के रूप में सोच सकते हैं। क्या ये टूटते हैं या नहीं टूटते, या क्या ये आपके अपेक्षाओं के साथ मेल खाते हैं या शायद नहीं। बिल्कुल, व्यावसायिक मैट्रिक्स भी हैं जो चीज़ों को मापते हैं, जो आप जानते हैं कि एलएलएम अनुप्रयोग के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, आप जानते हैं व्यवसाय के सापेक्ष। लेकिन आज हम वास्तव में जो कवर करने जा रहे हैं वह एलएलएम को एक न्यायाधीश के रूप में है, और इसलिए शायद यह दिखाने के लिए कि एलएलएम को न्यायाधीश के रूप में वास्तव में क्या है। तो जब हम शायद एक आरएग पाइपलाइन के उदाहरण के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक एलएलएम है। हमारे पास एक तरफ कुछ इनपुट हो सकता है और दूसरी तरफ एक आउटपुट। और मान लीजिए कि रैग में हमारे पास एक इनपुट है जो शायद एक उपयोगकर्ता का प्रश्न है। हम शायद एक रैग प्रक्रिया के माध्यम से हमारे वेक्टर स्टोर के जरिए कुछ प्रासंगिक जानकारी डाल सकते हैं, ताकि हम उस विशेष प्रश्न या कार्य का उत्तर देने में मदद कर सकें। तो अगर आप सोचते हैं कि इनपुट एक प्रश्न है और कुछ टेक्स्ट का टुकड़ा है जो मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है, और आउटपुट उस प्रतिक्रिया के रूप में है, शायद कुछ ऐसा है जिसे मैं माप सकता हूँ, उदाहरण के लिए जिसे हम रैग प्रासंगिकता कहते हैं। या इस मामले में शायद हमारे पास उस रैग प्रक्रिया में एक पुनर्प्राप्ति चरण है जो वेक्टर डेटाबेस से जानकारी खींचता है, और शायद हम बस यह मापना चाहते हैं, अरे क्या वह टुकड़ा जो हम उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लौटाते हैं, उदाहरण के लिए क्या यह उत्तर देता है। आप जानते हैं वह, आप जानते हैं क्या यह पूछे गए प्रश्न के लिए प्रासंगिक है, या यह कुछ हद तक अप्रासंगिक है। तो उदाहरण के लिए यहाँ अगर हम इसे एक ट्रेसिंग दृष्टिकोण से सोचते हैं तो शायद हमारे पास एक पुनर्प्राप्ति स्पैन है, और शायद हम उस स्पैन पर, आप जानते हैं, पुनर्प्राप्ति तो मूल्यांकन चलाते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट कैसा दिख सकता है, ये हो सकता है, आप जानते हैं। तो ये कहेगा, अरे आप एक संदर्भ पाठ की तुलना एक प्रश्न से कर रहे हैं, और यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संदर्भ पाठ में उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रासंगिक जानकारी है। और फिर आप कहेंगे, जैसे यहाँ विशेष प्रश्न है, आप इसे डालेंगे, और आप कहेंगे अरे यहाँ विशेष संदर्भ पाठ है, आप इसे डालेंगे, और वास्तव में आप बस कहने वाले हैं अरे ऊपर की तुलना करो। और आप जानते हैं, मुझे एक लेबल दें कि क्या आप जानते हैं वह टुकड़ा प्रासंगिक था या शायद अप्रासंगिक। और इसलिए इसके पीछे का पूरा विचार यह है कि आप वास्तव में एलएलएम से एक लेबल प्राप्त करते हैं जो न्यायाधीश प्रक्रिया के रूप में है, और इस लेबल का आप उपयोग एक संकेत के रूप में करते हैं डिबगिंग के लिए, या वास्तव में यह समझने के लिए कि आपके सिस्टम के कुछ हिस्से अपेक्षित रूप से व्यवहार कर रहे हैं या शायद नहीं। और फिर से जब हम ईवल्स के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ एक उदाहरण था, वहाँ कई कई अलग अलग प्रकार के ईवल्स हैं। दुनिया की कुछ बेहतरीन एलएम टीमें, वे आमतौर पर सिर्फ एक मूल्यांकन का उपयोग नहीं करते, वे वास्तव में एक मानक का उपयोग करते हैं। इस पर निर्भर करता है कि वे किस एप्लीकेशन में हैं या जिस संदर्भ में वे हैं, और फिर वे इसे भी काफ़ी कस्टमाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग, आप जानते हैं, बिना किसी तैयारी के मूल्यांकन के साथ शुरू कर देंगे। मतलब ये एक ऐसा टेम्पलेट है जो पहले से ही लिखा जा चुका है। लेकिन वास्तव में सबसे अच्छी टीमें वास्तव में ये परिभाषित करने में बहुत अधिक कस्टमाइजेशन करती हैं कि शायद भ्रांति क्या होती है, या अच्छा कोड जनरेशन कैसा दिखता है, या किसी एप्लीकेशन के संदर्भ में निराशा का वास्तव में क्या मतलब है। और इसलिए ये समझना कि एलएलएम मूल्यांकन की कई श्रेणियां
और वास्तव में आप जानते हैं नए हमेशा बनाए जा रहे हैं और वे हमेशा उस एप्लीकेशन के संदर्भ में होते हैं जिसमें आप हैं। और इसलिए जब हम सोचते हैं कि एलएलएम मूल्यांकन वास्तव में किसी विशेष प्रक्रिया के लिए संकेतक के रूप में क्यों अच्छे हैं, तो कारण यह है, अगर आपने उन्हें परिभाषित किया है और आपने तय किया है अरे ये मानक महत्वपूर्ण है, ये शायद एक कारण है, लेकिन जब हम ईवल चलाने के वास्तविक कार्य के बारे में सोचते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे उपयोगकर्ता पूछूं, मान लीजिए हम किसी टेक्स्ट का संक्षेपण कर रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूं उपयोगकर्ता, अरे मुझे एक बहुत लंबे जटिल विषय पर एक बहुत अच्छा संक्षेपण बना कर दो, चलो इसे एक किताब कहते हैं। युद्ध और शांति, उदाहरण के लिए बनाम अगर मैं आपसे आप जानते हैं पूछूं कि आप जानते हैं मुझे कुछ तरह का, अगर मैं आपको एक संक्षेपण प्रस्तुत करता और कहता अरे क्या ये अच्छा है या बुरा, आप जानते हैं युद्ध और शांति किताब का संक्षेपण संज्ञानात्मक रूप से जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पहला कार्य करना दूसरे कार्य की तुलना में बहुत कठिन है। तो विचार यह है कि जब हम एलम को एक न्यायाधीश के रूप में सोचते हैं तो ये पहले कार्य के समान नहीं है। तो कुछ लोग सोचेंगे अरे अगर ये एक बार भ्रांति हेलुसिनेट कर सकता है तो क्या ये 2 बार भी भ्रांति कर सकता है। खैर, इसका उत्तर यह है कि यह हमेशा संभव है, लेकिन इसकी वास्तविकता यह है कि यह एक बहुत अलग कार्य भी है। दूसरे कार्य में एलएलएम को न्यायाधीश के रूप में कार्य करना संज्ञानात्मक रूप से उतना कठिन नहीं है, और इसलिए यही कारण है कि वे अच्छे संकेतक होते हैं, क्योंकि एलएलएम वास्तव में यह पहचानने में काफ़ी अच्छे होते हैं, आप जानते हैं जब कोई गलती हुई है, क्योंकि यह वास्तव में मूल कार्य को उत्पन्न करने की तुलना में एक आसान संज्ञानात्मक कार्य है। तो शायद एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूंगा वह है कुछ बेहतरीन प्रथाएं। शायद क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे अनुभव से जो एक चीज़ हमने देखी है वह यह है कि निरंतर संख्यात्मक मूल्यांकन या स्कोर या प्रवृत्तियों का उपयोग हमेशा आदर्श नहीं होता, और इसलिए हमने थोड़ा सा शोध प्रकाशित किया। मैं कुछ शोध को सामने लाने जा रहा हूं जो हमने पोस्ट किया था या पढ़ना का, आप जानते हैं एक्स पोस्ट है। एलम को एक न्यायाधीश के रूप में आप जानते हैं जब हम उनका उपयोग निरंतर स्कोर के संदर्भ में करते हैं, लेकिन मुख्य विचार यह है कि चलो मैं इसका एक उदाहरण दिखाता हूं, मैं बस इसे सामने लाता हूं। तो मुख्य विचार यह है कि जो प्रयोग हमने चलाया वह यह था, आप जानते हैं उदाहरण के लिए हम वर्तनी में गड़बड़ी करेंगे, तो हमारे पास एक डेटा सेट था जिसमें हमने आप जानते हैं 100 बार दोहराया, जहां वर्तनी की गलतियों की संख्या 0 वर्तनी गलतियों से बढ़कर 100% तक पहुंच गई। वर्तनी की गलतियां तो शब्दों की संख्या, हमने इसे 0 20 आप जानते हैं 0 10 20 30 40 50 आदि के लिए पूरा किया। तो विचार ये है कि आप क्या उम्मीद करेंगे, और हमने एलएम को एक न्यायाधीश के रूप में भी इस्तेमाल किया ये कहने के लिए अरे अगर कोई वर्तनी की गलतियां नहीं हैं तो आप जानते हैं मुझे 0 दें, अगर सब कुछ गलत लिखा गया है तो मुझे 100% दें। तो आप यहाँ एक परिपूर्ण रैखिक रेंज की उम्मीद करेंगे, है ना, अगर आप जानते हैं आप इसे कुछ बार दोहराते हैं। और हमने एक डेटा सेट तैयार किया जो आप जानते हैं 10% शब्द गलत लिखे गए थे, 20-30। तो 10% के निशान पर आप उम्मीद करेंगे कि आप जानते हैं उस न्यायाधीश उस एलएलएम स्कोर का मान आप जानते हैं एक होना चाहिए, उदाहरण के लिए, और 20% पर 2। लेकिन जो हम देखते हैं वह ये है कि ये सच नहीं है, और हमने इसे कई अलग अलग परीक्षणों के साथ चलाया और मुझे लगता है कि हम इसे जानते हैं, लेकिन एलएलएम्स गणित में विशेष रूप से अच्छे नहीं होते। इसलिए असली समस्या यह है कि एलएलएम को एक न्यायाधीश के रूप में उपयोग करना, जब आप इसका उपयोग प्रवृत्ति या निरंतर स्कोर के रूप में करते हैं तो वे बहुत सुसंगत नहीं होते, और लंबे समय में यह वास्तव में उस संकेत को गड़बड़ कर देता है जिसे आप वास्तव में खोज रहे हैं। और LLMs स्पष्ट रूप से शब्दों और भाषाओं में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए यही कारण है कि उस लेबल का उपयोग इतनी बारीकी से किया जाता है, और इसलिए जब आप उस लेबल का उपयोग करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शायद आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे डेटा पॉइंट्स का एक सेट इकट्ठा करना, या इस मामले में हम कुछ निशानों पर नज़र डाल रहे हैं, ये शायद एक विशेष तत्व की तरह दिख सकता है एक न्यायाधीश के रूप में। तो शायद मैं उन चीज़ों पर नज़र डालना चाहता हूँ जो शायद भ्रांतियाँ हो सकती हैं। तो शायद मैं वह फ़िल्टर जोड़ सकता हूं और देख सकता हूं, ओह सभी मेरे भ्रांतियों के तत्व हैं जो मेरे निशानों पर एक न्यायाधीश के रूप में हैं, और शायद मैं उन सभी निशानों को इकट्ठा करके एक पैटर्न पहचान सकता हूं और वास्तव में गहराई में जाकर देख सकता हूं, ओह मुझे एक विशेष भ्रांति क्यों मिली, शायद मैं ये समझना चाहता हूं कि क्यों। लेकिन विचार यह है कि अगर आप शायद प्रवृत्ति स्कोर के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, चूंकि वे असंगत होते हैं, तो जो चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे वे भी असंगत होंगी। तो मैं एलएलएम को एक न्यायाधीश के रूप में एक छोटा सा शैक्षिक पुनर्कथन करना चाहता था, और शायद क्यों
उनका उपयोग किया जाता है और शायद लोग आज उन्हें कैसे उपयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने LLM इवॉल्व्स पर इस 3 भागीय श्रृंखला के पहले भाग का आनंद लिया। भाग 2 के लिए तैयार रहें कि कैसे ईवल्स चलाना है, और फिर भाग 3 जो इनलाइन ईवल्स के बारे में है। तो के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।